हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट 8 जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और आज हम कंप्लीट करेंगे इम्यूनिटी तक। तो जो भी डिजीजेस है उसको हम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी जितने भी डिटेल्स में है मैं आपको बता दूंगा। और नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे गूगल ड्राइव में। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। किसके ना जो कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन है उसका नोट आपको मिल जा सकता है हमारे गूगल ड्राइव में। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ही चैप्टर को पढ़ें एक बार, और पढ़ने के बाद अपना जो नोट्स है कॉमन ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस के वो आप खुद से बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। Human health and diseases. Long for a time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurvedic system of medicine asserted. It was thought that persons with black bile belonged to hot personality and would have fevers. तो इस लाइन में क्या कहा गया है ना, जो अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स थे और जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम्स थे वो क्या बिलीव करते थे ना, जो पर्सन्स के जिनका हॉट बाइल होता है उनका क्या होता है ना, मतलब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और उनको फीवर होता है। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थाट्स। तो ये अराइव हुआ कैसे ना, एक रिफ्लेक्टिव थाट से ये अराइव हुआ। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी। तो जो ब्लड सर्कुलेशन जब डिस्कवर किया गया, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी, तो ये क्या प्रूफ किया गया ना, जो ब्लैक बाइल जो पर्सन है उनका वैसा कुछ ज़्यादा टेम्परेचर या फीवर नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने विलियम हार्वी ने एक्सपेरिमेंटल तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। और थर्मामीटर से जब उन्होंने देखा तो उनका कोई ज़्यादा ऐसा टेम्परेचर और ऐसा मतलब फीवर नहीं था जिनका प्लस ब्लैक बाइल था। इसलिए क्या हुआ ना, इस जो जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया गया विलियम हार्वी से, तो क्या हुआ ना, हमारा यहाँ पर जो है अपना मतलब जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस उसको क्या किया गया ना, मतलब डिस्प्रूव किया गया कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस अब नहीं रहेगा। तो इसके बाद क्या हुआ ना, इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सो लेटर स्टेज में क्या हुआ है ना, बायोलॉजी ने बोला कि जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, अपना जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे अपना माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। आवर इम्यून सिस्टम दैट आवर बॉडी इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो जो माइंड है और अपना जो मेंटल स्टेट है वो क्या करता है ना, अपनी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, तो हेल्थ इन 3 फैक्टर्स है जिसपे कि अपना हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होता है। पहला फैक्टर क्या हुआ, अपना जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे आपको पता होगा डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो उससे भी हमारा हेल्थ बहुत तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस होकर अफेक्टेड रहता है। तो इसमें क्या है ना, डेफिशिएंसी विथ व्हिच ए चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी और डिफेक्ट्स व्हिच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। तो बर्थ से जो मतलब अपने इधर पेरेंट्स से इनहेरिट किया है और डेफिशिएंसी से एक चाइल्ड बॉर्न हुआ है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्ट करता है। और दूसरा क्या है, इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शंस भी अपनी हेल्थ को बहुत तरीके से मतलब अफेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल आएगा, जो कि हमारे खाने पीने की जो हैबिट है और रेस्ट लेने मतलब एक्सरसाइज करने की वो हैबिट है, उस वो अगर भी हमारा बॉडी में लैक हो जाता है तो भी वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो इन 3 फैक्टर्स है जिसके की वजह से कि हमारा मतलब जो है अपना हेल्थ वो अफेक्टेड रहता है। तो वो 3 है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो कि चाइल्ड एक अपने बॉर्न डेफिशिएंसी होता है या पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इन्फेक्शंस होता ही है, आपको पता है। और जो लाइफस्टाइल होता है, जो खाने पीने की आदत होती है, जो रेस्ट लेने की आदत होती है, जो एक्सरसाइज करने की आदत होती है, वो भी अगर हमारी बॉडी में लैक किया जाए तो वो तो भी हमारा हेल्थ को अफेक्ट करता है।
यहाँ पर लिखा गया है कि द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? सो हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? हेल्थ डज नॉट मीन सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज। सो हेल्थ का मतलब डिजीज के एब्सेंट नहीं होता, और फिजिकल फिटनेस, वो फिजिकल फिटनेस भी नहीं होता, आइदर डिजीज की एब्सेंस नहीं होता और फिजिकल फिटनेस भी नहीं होता। वो कैसे डिफाइंड होता है ना? इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो ये अपने आप लिख लीजिए कि ये है हेल्थ का डेफिनेशन। सो हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। व्हेन पीपल आर हेल्थी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। तो जो पीपल हेल्थी होते हैं तो अपने वर्क में जो अपना काम करते हैं उसमें मोर एफिशिएंट होते हैं, और एफिशिएंट होने के साथ साथ वो उनका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आता है। यहाँ पर लिखा है वही, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस लॉन्जिविटी ऑफ ए पर्सन एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सो हेल्थ जो अगर अच्छी हेल्थ अगर कुछ पर्सन की हो तो ज़्यादा मतलब वक्त तक जिंदा रह सकता है, और रिड्यूस करता है क्या? इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ। तो वहाँ पर हमने देखा था कि अफेक्टेड हेल्थ क्या होता है ना, अगर हमारी खाना पीना की जो यहाँ पर देखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है कि हेल्थ अफेक्टेड होता है किससे ना, हेल्थ अफेक्टेड होता है अपना यहाँ पर जो लिखा है कि हेल्थ अफेक्टेड होता है, हेल्थ यहाँ पर जो लिखा है कि हेल्थ अफेक्टेड होता है इंक्लूडिंग फूड, वाटर, वी टेक रेस्ट, एक्सरसाइज इन आवर बॉडी। तो यहीं पर भी वही लिखा है कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस द इमोमोरियल। सो जो योगा है वो बहुत पुराने ज़माने से प्रैक्टिस हो रहा है, किसके लिए? ना, टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, vaccination, immunization against infectious diseases, proper disposal of waste, control of vectors, and maintenance of hygiene, food and water resources are necessary for good health. So good health के लिए क्या क्या नेचर होता है ना, अवेयरनेस है डिजीज़ के लिए, मतलब जो अवेयरनेस होता है उनको फैलाना, इन्फेक्शियस डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीनेशन देना, वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना, वेक्टर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करना, और मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग हेल्थ। When the functioning of one or more organs or system of body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease। तो जब हमारा जो बॉडी का वन और मोर ऑर्गन है और जो ऑर्गन के सिस्टम से अगर हमारा अफेक्टेड हो जाता है, और अफेक्टेड होने के बाद अगर हमारा कुछ साइंस या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं कि डिजीज, ए पर्सन डिजीज्ड है। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, जो कि है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीजेस आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। सो जो डिजीज हमारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ इजीली ट्रांसमिट हो सकता है उसको हम बोलते हैं अपना इन्फेक्शियस डिजीज। Infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some times or other. So infectious diseases अगर हम देखें तो कॉमन कोल्ड हमारा एक जनरल एग्जाम्पल है जो कि हम सब सफ़र करते हैं, तो वो एक हमारा एग्जाम्पल है, क्योंकि जब कॉमन कोल्ड के कोई व्यक्ति अपना ड्रॉपलेट्स उस एक ऑब्जेक्ट पर गिराया और एक और व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को टच किया या उस वस्तु का यूज़ किया, तो वो ड्रॉपलेट उसके अंदर चला जाता है और वो भी कॉमन कोल्ड कॉज कर देता है उसके अंदर वो वायरस। तो इसलिए ये ट्रांसमिट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। सो इन्फेक्शियस डिजीज़ में से एक एड्स है जो कि बहुत फेटल है, और एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। तो कैंसर है वो, कैंसर एक पर्सन को आदमी को होता है पर वो दूसरे आदमी को ट्रांसमिट नहीं होता, वो उसी पर्सन को सिर्फ होता है। तो इसलिए कैंसर जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिजीजेस विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। सो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज भी कुछ मतलब लेवल तक हमारे हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर देते हैं। कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, a wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminthes, etc. could cause diseases in man। तो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसमें ना, जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगाई है, प्रोटोजोआन्स है, हेलमिंथिस है,
वो क्या करते हैं ना, ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होता है ना, जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करता है उनको हम पैथोजेन बोलते हैं। सो द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them. सो जो पैरासाइट होते हैं वो ज़्यादातर पैथोजेंस होते हैं क्योंकि वो अपने होस्ट को हार्म करते हैं। कैसे ना, उनके अंदर और उनके पास रहकर वो उनको हार्म करते हैं। किससे उनको हार्म करते हैं, अगर हम देखें एक पैरासाइट प्लांट्स उगाए तो वो पैरासाइट प्लांट्स क्या करते हैं ना, एक अच्छी प्लांट से अपना सारा फूड मतलब इंटेक कर जाता है और उस अच्छी प्लांट को मार देता है। तो इसलिए वो अपने होस्ट, जो लिविंग होस्ट है, उसको क्षति पहुंचा के वो खुद ही जिंदा रहता है। The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. So the viruses और जो pathogens है वो बॉडी के अंदर इजीली जा सकते हैं और बॉडी के अंदर इजीली जाके वो अपना हमारे बॉडी का जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल सिस्टम है उसको वो डैमेज कर देते हैं। Pathogens have to adapt to life within environment of host. For example, the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in stomach in low pH, resisting various digestive enzymes. सो जो बैक्टीरिया हमारे गट में जाते हैं और स्टोमक में जाते हैं उनका अडोप्टेशन क्या होता है ना, वो अपने जो लो पीएच, जो एसिडिक स्टोमक, हमारा स्टोमक जो एसिडिक मतलब ही नेचर है उसमें वो कैसे ज़िंदा रहे, क्योंकि उनका अडोप्टिबिलिटी होता है कि वो लो पीएच में भी ज़िंदा रह सके और हमारे स्टोमक में जो वेरियस एंजाइम्स है उनको भी वो रजिस्ट कर सके। सो इस लाइन को आप याद रखना कि जो पैथोजेंस हमारे गट में रहते हैं और स्टोमक के लिए वे ढूंढते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उनका अडोप्टिबिलिटी होता है लो पीएच में सर्वाइव करना और वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी सर्वाइव करना। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ pathogenic organisms are discussed along with the diseases caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. सो इसमें क्या किया गया है ना, जो भी कोई डिजीजेस, जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजन होता है, वायरस होता है, वो जो डिजीज़ कॉज करता है, नीचे कुछ डिजीज़ लिखे और हम उनको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर एनसीईआरटी में पढ़ने से ये थोड़ी दिक्कत होगी तो मैंने एक आपको फ्लो चार्ट बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में दे दूँगा या फिर मेरे मतलब गूगल ड्राइव या मेरे खुद के इस वेबसाइट पे दे दूँगा और आप उनको जाके डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से बनाएं। फ्लो चार्ट पर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अपने टाइफॉइड के बारे में। सो साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। दीज पैथोजेंस जनरली एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड contaminated with them and migrate to other organs through blood. सो अदर ऑर्गन्स वो ब्लड के साथ माइग्रेट करते हैं हमारे बॉडी में, पर वो मतलब जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहते हैं और किससे जाते हैं बॉडी के अंदर, जो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर हम ड्रिंक करते हैं या खाते हैं उसी से ही वो अपने बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या होगा टाइफॉइड में ना, टाइफॉइड में सस्टेन्ड फीवर रहेगा, मतलब फीवर ऐसा कम ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, वो सस्टेन्ड होकर रहेगा 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक। हमें वीकनेस लगेगी, स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें खाने की इच्छा नहीं होगी। एंड सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीजेस, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। सो क्या होता है ना, इन सीवियर केसेस में क्या होता है ना, इंटेस्टिनल मतलब परफोरेशन हो जाता है, मतलब कि इंटेस्टाइन की जो वाल्स है उसमें छेद हो जाता है। तो वो जो टाइफॉइड की जो सल टाइप है वो इंटेस्टाइन के वाल में छेद कर देता है और छेद करने के बाद वो परफोरेट हो जाता है, मतलब उनका जो छेद हो जाता है उसमें। और छेद अगर हो गया एक बार उसमें तो वो मतलब अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में छेद हो गया तो ऑब्वियसली अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो सीवियर केस में आदमी मर भी सकता है। तो टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाय वाइडल टेस्ट। सो एक टेस्ट है जो कि कन्फर्म करता है कि टाइफॉइड है कि नहीं, जो कि टाइफॉइड को कन्फर्म करने के लिए एक टेस्ट है और उसका नाम है हमारा वाइडल टेस्ट। सो ए क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट
वर्सेस मैरी मेलोन। सो मैरी मेलोन निकनेम्ड है, एक टाइफाइड मैरी जिनका निकनेम है, उनका नाम था मैरी मेलोन। वो क्या करते हैं ना, वेरियस मतलब प्रोफेशन कुक थी, और वो वेरियस लोगों के घर में जाकर काम करती थी, और एक कैरियर टाइफाइड वो होती थी। अगर वो जिसके भी घर में जाती थी और कुक करती थी, मतलब कुकिंग करती थी, क्योंकि बाय प्रोफेशन वो एक कुक ही थी, कुकिंग करती थी, तो लोग जब उसको खाते थे तो वो फूड कॉन्टामिनेट हो जाता है। आज मैरी मेलन को टाइफाइड है, पर वो एक कैरियर है, वो अफेक्टेड नहीं है। वो अफेक्टेड नहीं मतलब वो उनका जो बॉडी है वो टाइफाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस हो चुका है, पर उनके बॉडी में टाइफाइड का जो मतलब साल्मोनेला टाइफी जो है, तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो दूसरे मतलब जो है वहाँ पर क्या, a classic case in medicine that Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the foods he prepared. So यहाँ पर लिखा है कि मैरी मेलन नाम की एक लड़की थी, और वो उनका निकनेम था टाइफाइड मैरी। क्यों उनका ऐसा निकनेम पड़ा, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन वो एक कुक थी, और वो बहुत लोगों के घर में जाकर कुकिंग करती थी, और जब वो कुकिंग करती थी तो वो फूड कॉन्टामिनेट हो जाती थी, क्योंकि वो टाइफाइड की कैरियर होती थी। और जब हेल्दी पर्सन फूड को खाते थे तो उनको साल्मोनेला टाइफी जो है वो अटैक कर देता था, और उनको टाइफाइड हो जाता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सो ये दो बैक्टीरिया है जिनका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करते हैं इन ह्यूमन। निमोनिया में क्या होता है ना, विच इन्फेक्ट्स द अल्वियोलाई, एयर फील्ड सैक्स जो हमारे लंग्स में होते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो उसमें जो अल्वियोलाई है उसको वो अफेक्ट करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द अल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। तो देखो, अगर हमको भी हम एक लेकर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं हमारे नोज़ की जगह, अगर हमको पानी में अगर हमको डाल देते तो हम सांस नहीं ले पाते थे। तो वैसे ही अल्वियोले के अंदर भी अगर पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पाता है, इसलिए सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन होता है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चील्स, कफ एंड हेडेक। तो फीवर्स होता है, चील्स होता है, कफ होता है, और हेडेक भी होता है। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर्स क्या हो जाता है ना, ग्रे से ब्लूइश इन कलर हो जाता है। जो ग्रे कलर के जो नेल्स एंड फिंगर्स है वो सीवियर केसेस में ब्लू इन कलर हो जाते हैं। ए हेल्दी पर्सन acquired the infections by inhaling the droplets and aerosols released by an infected person, or even by sharing glasses and utensils with an infected person. So ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो शेयरिंग ग्लासेस और यूटेंसिल जिसमें कि वो आदमी का ड्रॉपलेट्स लगा होगा, उससे निमोनिया हो सकता है। अगर उस आदमी का मतलब इन्फेक्शन से वो ड्रॉपलेट्स वहाँ पर छींका है या कासा है एक जगह पे, और उस जगह पे छोटे छोटे वायरस है, यहाँ पर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, छोटे छोटे वायरस है, वो जो है अगर उसी वक्त एक और पर्सन उसके उसी रास्ते से पास करके जाता है, तो वो इन्हेलेशन जब करता है तो वो जो वायरस एटमॉस्फेयर में होते हैं उसी जगह पे वो उनके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ऑल्सो अदर एग्जाम्पल्स बाय बैक्टीरियल डिजीजेस इन मैन। सो ये भी अदर एग्जाम्पल्स बैक्टीरियल डिजीजेस से इन मैन। तो अब हम आते हैं वायरल डिजीजेस में, जो कि है अपना कॉमन कोल्ड। तो डिजीजेस इज ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन कोल्ड के डिजीज के लिए। प्रेजेंट वन ऑफ सच अ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, द कॉमन कोल्ड। They infect the nose and respiratory passage but not lungs. So निमोनिया क्या करता है ना, हमारा लंग्स को अफेक्ट करता है, अपने अल्वियोला में फ्लूइड फील्ड हो जाता है। पर कॉमन कोल्ड उससे कैसे डिफरेंट है ना, कॉमन कोल्ड में क्या होता है ना, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो पैसेज है और नोज को अफेक्ट करता है, पर वो लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। कॉमन कोल्ड में क्या था, कैरेक्टराइज्ड बाय नाजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। तो आपका जब आपको सर्दी होगी या ठंडी होगी या छींक आएगी, तो उस वक्त क्या होगा ना, अपने आपके नोज से मतलब एक लिक्विड तरीके से कुछ निकलता है, तो वही होता है कंजेशन एंड डिस्चार्ज। वो नाजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज होता है। कंजेशन मतलब आपके नाक के अंदर कुछ रुकावट सी आती है, फिर आपको छींक आती है, लगातार आपको छींक आती है। सोर थ्रोट होता है, होरनेस होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, और आपको टायर्डनेस भी लगता है। तो ये कितने दिनों तक लास्ट करता है ना, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन
are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cups, store books, computer keyboards, mouse, etc. तो एंड कॉजेस एन इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। तो आपके अगर पूछा गया कि मतलब बोर्ड्स में अगर आपको पूछा गया कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया एंड राइट एंड सिमिलरिटी बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया, तो डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे ना, जो निमोनिया होता है वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, जिससे कि अपने एल्वियोलाई में फ्लूइड फील्ड हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होता है। पर कॉमन कोल्ड में क्या होता है ना, वो अपने नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है और लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है ना, सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही डिजीजेस ड्रॉपलेट्स से फैलते हैं, जो कि स्नीजेस और कॉफ एक इन्फेक्टेड पर्सन से रिलीज होता है। जो ड्रॉपलेट्स हम इधर डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और ड्रॉपलेट्स अगर कुछ ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक, कॉप्स, इसे कुछ ऑब्जेक्ट से लगा है और हम इन्फेक्टेड पर्सन की वो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में चला जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो अब हम पढ़ेंगे मलेरिया। सम ऑफ द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। सो मलेरिया जो डिजीजेस है वो किससे होता है ना, प्रोटोजोन्स होता है। आपको याद रखना है कि जो डिप्थेरिया, प्लेग वगैरह और आपने जो पढ़ा साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड, वो क्या होता है ना, वो सब जो होता है वो हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं। पर यहाँ पर कॉमन कोल्ड वो एक वायरल डिजीज होता है। सिमिलरली ये जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। You might have heard that about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan responsible for this disease. तो जो मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, प्लाज्मोडियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने मलेरिया के लिए। जो मलेरिया डिजीज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम, रिस्पॉन्स होता है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम के 3 स्पीसीज है, आपको इसको याद रखना है, पी वाइवैक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्सीपेरम। सो इसका है जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है कॉज्ड by Plasmodium falciparum is one of the most serious and one can even be fatal. सो अपना जो प्लाज्मोडियम होता है वो उनका 3 तरह का होता है, वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। तो उसमें से वो जो डेडली मलेरिया है और फैटल मलेरिया है उसको हम बोलते हैं कि वो है मैलिग्नेंट मलेरिया। और वो मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कोस करता है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो देखते हैं चलो इस प्लाज्मोडियम मतलब फैल्सीपेरम जो मलेरिया कॉज करता है जिसका नाम है मैलिग्नेंट मलेरिया, उसमें क्या कुछ होता है। तो पहले हम इस पैराग्राफ को रीड कर देंगे, थोड़ा ओवरऑल आइडिया हमें आ जाएगा। और एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है मलेरिया के बारे में, तो तब इसको पढ़ने के बाद हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि लेट अस टेक ए ग्लांस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फिगर 8.1। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की 8.1 में दिया गई है ऑलरेडी, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम उसको पढ़ लेंगे। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स इन्फेक्शियस फॉर्म। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में कैसे जाते हैं ना, वो एक इन्फेक्शियस फॉर्म में जाता है जिसको हम स्पोरोजोइड्स बोलते हैं। तो स्पोरोजोइड्स क्या होता है ना, स्पोरोजोइड्स होता है इन्फेक्शियस फॉर्म जिससे कि हमारे बॉडी में मलेरिया मतलब चला जाता है, मतलब प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के बाइट जब करता है तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के पास वो स्पोरोसाइट्स होता है जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म, तो स्प्रिंग बाइट करने के बाद वो हमारे ह्यूमन बॉडी में चला जाता है प्लाज्मोडियम। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन लिवर सेल्स। तो जब स्पोरोजोइड्स हमारे बॉडी में चला जाता है तो वो क्या करता है ना, मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई करता है हमारे लिवर सेल्स में, एंड देन वो लिवर सेल्स में जब ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में तो वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है और उसको रप्चर कर देता है। तो जब रेड ब्लड सेल्स हमारा रप्चर होता है, द रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजिन। सो जब हमारा जो रेड ब्लड सेल्स वो जब हमारा मतलब ब्रस्ट कर जाता है या रप्चर कर जाता है तो वहाँ उसी वक्त एक टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो कि हेमोजिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर रिकरिंग इन एवरी 3 to 4 days। तो
जब भी आरबीसी ब्रस्ट करके वो हेमोजेन टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, तभी तभी हमें मलेरिया का केस में बुखार आता है। 3-4 दिन ऐसे होकर हमें बुखार आता है। When a female Anopheles mosquitoes bite an infected person, this parasite enters the mosquito's body and undergo further development. तो पहले क्या होता था ना, अगर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हमको बाइट किया, तो बाइट करने के बाद उसके पास जो स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म है वो हमारे बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद वो इनिशियली हमारा लीवर में रह के मल्टीप्लाई करता है। लीवर में वो मल्टीप्लाई करने के बाद जब वो ब्लड सेल्स में आ जाता है, तो वो हमारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं हेमोजेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिकरिंग फीवर्स इन 3 to 4 days। तो व्हेन ए फीमेल एनोफिलस मस्कीटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, सो जब एक फीमेल एनोफिलस मस्कीटो जिसके पास स्पोरोजोइट्स नहीं है, वो एक हेल्दी मस्कीटो है, ऐसे ही बोल सकते हैं, वो जो है, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो मस्कीटोज़ के बॉडी में चले जाते हैं और फर्दर डेवलपमेंट उनका होता है। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स दैट आर स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स। तो क्या होता है ना, मॉस्किटो के अंदर जो पैरासाइट्स गए हैं मॉस्किटो के अंदर, वो क्या होता है ना, उनका डेवलपमेंट होकर वो मतलब बन जाते हैं स्पोरोजोइट्स, जो कि मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन, तो फिर वही साइकिल अगर स्टार्ट होगा कि अगर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट ह्यूमन करेगा, तो स्पोरोजोइट्स जो भी है वो ह्यूमन के बॉडी में चले जाएंगे, और फिर से वही साइकिल अपना रिपीट होगा। Thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that malaria parasites require 2 hosts. So ये एक important question आपका बन सकता है कि मलेरिया जो है वो 2 होस्ट करता है, एक है ह्यूमन और एक है मॉस्किटो। मॉस्किटो की इसलिए चाहिए क्योंकि वो कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल कर सके। द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज़ द वेक्टर एंड ट्रांसमिटर एजेंट टू। सो होस्ट क्या होता है ना, होस्ट होता है जिसके बॉडी के अंदर डेवलप होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर वो मतलब फॉर्म हुआ, तो डेवलप होने के लिए उसको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो चाहिए, और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो उसको ट्रांसमिट भी करता है, मतलब एक हेल्दी पर्सन तक। तो वो वेक्टर भी होता है और अपना होस्ट भी होता है, क्योंकि उसी के अंदर जो स्पोरोजोइट्स है वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वो लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन है, तो एक हेल्दी पर्सन है, तो यहाँ पर लिखा है व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन है, और ये अपना जो ये यहाँ पर जो मॉस्किटो है वो क्या है ना, ये एक मॉस्किटो है जो कि स्पोरोजोइट्स को कैरी कर रहा है। तो ये अगर एक हेल्दी पर्सन को यहाँ पर, ये जो हेल्दी पर्सन है इसको अगर वो बाइट करता है, तो स्पोरोजोइट्स इसके बॉडी में चले जाते हैं। तो स्पोरोजोइट्स पहले बॉडी के आते ही वो चले जाते हैं किसमें ना, लीवर सेल्स में। यहाँ पर जो लीवर सेल्स लिखा है, तो पैरासाइट स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। तो ब्लड की वजह तरफ से वो जाते जाते लीवर में पहुँच जाते हैं। तो लीवर में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं ना, वो वहाँ पर थोड़ी देर मल्टीप्लाई करते हैं, उनका नंबर को बढ़ाते हैं। फिर वो क्या करता है ना, तो पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस आसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। तो वो आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल्स में, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। सो वो ब्लड को ब्रस्टिंग द सेल्स को ब्रस्ट कर देते हैं उसके बाद, और ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ब्लड में रिलीज होने के बाद क्या होता है कि उनका यहाँ पर देखिए, तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। फिर वो रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं, और उनमें क्या करता है ना, वो फिर से वहाँ पर भी वो रेड ब्लड सेल्स से वो आसेक्सुअली रेड ब्लड सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं, और करने के बाद वो फिर से रेड ब्लड सेल्स को ब्रस्ट करते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स को ब्लड करते हैं, तभी हमारे साइकिल्स ऑफ फीवर्स और सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब वो ब्रस्ट करता है, यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर द रिप्रोड्यूस आसेक्सुअल एंड लिवर सेल्स ब्रस्टिंग द सेल्स लिखा है, तो यहाँ पर अब जब लिवर सेल्स को ब्रस्ट करता है, तो यहाँ पर वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन है ये नहीं निकलता है। जब रेड ब्लड सेल्स को आते हैं और उनमें आसेक्सुअली, मतलब यहाँ पर लिखा है कि आसेक्सुअली रेड ब्लड सेल्स में होने के बाद, वो जब रेड ब्लड सेल्स में आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और रेड ब्लड सेल्स को ब्रस्ट करते हैं, तो ही वो हेमोजोइन निकलता है, जो कि साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स को दिखाता है। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। सो ये है सेक्सुअल स्टेजेस इन डेवलप इन रेड ब्लड सेल गैमेटोसाइट्स। तो ये क्या हुआ ना, ये हमारा ह्यूमन होस्ट हुआ, ये हमारा मस्क्यूटो होस्ट हुआ। तो ह्यूमन होस्ट पे मोस्टली हमारा आसेक्सुअल स्टेज दिखा जाता है। तो ये हमारा आसेक्सुअल स्टेज है किसमें ना, ह्यूमन में, ह्यूमन आसेक्सुअल स्टेज है।
और सेक्सुअल स्टेज हमारा दिखाई देता है इसमें हमारा जो मॉस्किटो में। सेक्सुअल स्टेज हम कैसे बोल सकते हैं कि मॉस्किटो में, कि यहाँ पर जब आप ब्रस्ट करता है वो जो सेक्सुअल स्टेज में, तो फीमेल और मेल होता है और गैमेटोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर गैमेटोसाइट्स में क्या होता है ना, गैमेटोसाइट्स अगर यहाँ पर अगर एक मस्क्यूटो, ये है एक हेल्दी मस्क्यूटो, और ये मस्क्यूटो अगर आके एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है, तो वो जो गैमेटोसाइट्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, वो क्या होता है ना, मस्क्यूटो में ट्रांसमिट हो जाता है। वो मस्क्यूटो में ट्रांसमिट होने के बाद वो जब ट्रांसमिट हो जाता है तो मस्क्यूटो वो फीमेल मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स डेवलप करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं मस्क्यूटोस के गट में। तो वो जो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब सालिवरी ग्लैंड्स में, और वो स्पोरोजोइट्स होता है इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। इन्फेक्शियस फॉर्म होने के बाद अगर उस वो स्पोरोजोइट्स है तो मैच्योर इन्फेक्टेड स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सालिवरी ग्लैंड्स। तो वो मॉस्किटो को जब मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को मतलब बाइट कर देता है, तो वहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट्स थे वो क्या होता है ना, मॉस्किटो के अंदर, बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और मॉस्किटोज़ के बॉडी के अंदर चले जाने के बाद वो मॉस्किटोज़ के गट में पहुंच जाते हैं, और मॉस्किटो के गट में पहुंच जाने के बाद क्या होता है ना, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद जब फर्टिलाइज वो कर देते हैं तो जो इन्फेक्टिव स्टेजेस होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म होता है स्पोरोजाइट्स, वो क्या करता है ना, उसके गट से एक्सकेप कर जाता है, और गट के एक्सकेप करने के बाद मॉस्किटो का सालिवरी ग्लैंड्स में होता है। और जब एक इन्फेक्टेड मस्क्यूटो, वो इन्फेक्टेड मस्क्यूटो जो हेल्दी था इन्फेक्टेड हो गया, वो अगर एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो फिर से यही साइकिल अपना रिपीट हो जाता है। तो ये डायग्राम बहुत ही ईजी है, आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ी देर अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये डायग्राम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी एंटामोबिया हिस्टोलाइटिका। एंटामोबिया हिस्टोलाइटिका इज़ ए प्रोटोजोअन पैरासाइट। तो ये भी एक प्रोटोजोअन पैरासाइट ही है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की तरह, इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। सो ये किस में रहता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में रहता है ये एंटामोबिया हिस्टोलिटिका। और वो ये कॉज करता है अमोबियासिस और अमोबिक डिसेंट्री। तो अमोबिक डिसेंट्री का सिम्टम्स क्या है ना, कॉन्स्टिपेशन होगा, हमारा एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आ जाएंगे, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो स्टूल में क्या होगा ना, हमारा जो एक्सेस जो म्यूकस, कभी कभी जब हम स्टूल की टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपके मतलब स्टूल में म्यूकस ज़्यादा है, आपके स्टूल में म्यूकस ज़्यादा है, तो मेडिसिन देता है इन्फेक्शन को किल करने के लिए। तो वही वाला सिचुएशन यहाँ पर होता है कि जो स्टूल होता है उसमें एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स लेता रहता है। तो यहाँ पर हाउस फ्लाइज आर द मैकेनिकल, तो हाउस फ्लाइज होते हैं मक्खियाँ, वो होता है अपना मैकेनिकल कैरियर एंड सॉर्ट टू ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड प्रोडक्ट। सो जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा होता है, इन्फेक्टेड पर्सन का जो एक्सक्रीटा होता है, उसमें से जब मक्खियाँ बैठ के आके हमारे फूड में बैठती हैं तो वो फूड कंटामिनेट हो जाता है, और ये अमोबिक डिसेंट्री और अमोबियासिस कॉज होता जाता है। देयर बाय कंटामिनेटिंग देम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फेशियल मैटर। सो जो भी मतलब वाटर और फूड कंटामिनेट हो जाता है फेशियल मैटर ह्यूमन से, वो ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है इजीली। और ये सिर्फ होता है जब मक्खियाँ ह्यूमन के एक्सक्रीटा या फेशियल मैटर पे बैठ के अपने जो मतलब फूड है या वाटर है उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको कंटामिनेट कर देती है, तभी ये अमोबियासिस और अमोबिक डिसेंट्री होता है। अभी चलते हैं आगे। तो अब आस्कारियासिस क्या होता है ना, आस्कारियासिस में क्या होता है, आस्कारियासिस तो अभी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आस्कारियासिस। तो आस्कारिस एक कॉमन राउंड वार्म है, आस्कारिस एक कॉमन राउंड वार्म है एंड वुचेरिया। तो वुचेरिया और आस्कारियासिस एक कॉमन राउंड वार्म है, और वुचेरिया एक फाइलेरियल वार्म है। तो आस्कारियासिस एक कॉमन राउंड वार्म है, वुचेरिया एक फाइलेरियल वार्म है। आपको ऐसे याद बहुत याद रखना है। जैसे आपको करना है, क्या करना है कि आपको याद रखना है कि आस्कारियासिस है कॉमन राउंड वार्म और वुचेरिया है अपना फाइलेरियल वार्म। और सम ऑफ द हेलमिंथेस व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक इन मैन। तो आस्कारियासिस जो राउंड वार्म है और वुचेरिया जो मतलब
अपना फाइलेरियल वर्म है वो क्या करता है ना, एस्केरियासिस कॉज करता है, और वो हेलमिंथेस है। यहाँ पर लिखा है कि वो हेलमिंथेस है, वो हेलमिंथेस है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हेलमिंथेस आर नोन टू पैथोजेनिक इन मैन। एस्केरियासिस ये डिजीज कॉज करता है। एस्कारिस एंड इंटेस्टिशियल पैरासाइट। तो एस्कारिस भी क्या होता है, वो भी एक इंटेस्टिशियल पैरासाइट होता है एंड कॉज करता है एस्कारियासिस। सिम्टम्स इस डिजीज में क्या होता है ना, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, अनेमिया होता है एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। सो इंटेस्टाइनल पैसेज को भी ब्लॉक कर देता है। तो क्या क्या हमारा होता है ना, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, और इंटरस्टिशियल जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देता है। जो एक सब पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग द फेसेस। तो ये भी क्या होता है ना, तो एक सब पैरासाइट जो होते हैं वो भी फेसेस में एक्सक्रीट हो जाता है, और विच कॉन्टामिनेट सॉयल वाटर एंड प्लांट्स। तो वो कैसे कॉन्टामिनेट करते हैं ना, सॉयल वाटर जो प्लांट्स है वो उसको कॉन्टामिनेट कर देता है। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो हम में से ज़्यादातर क्या करते हैं ना, वो जो फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं उसको मतलब साफ ना किए ही वैसे ही खा देते हैं। तो उसमें हो सकता है कि जो एस्केरियासिस है वो एस्केरिस वार्म हो, क्योंकि जो फेसेस एक्सक्रीटेड बाय इन्फेक्टेड पर्सन है वो सॉयल वाटर और प्लांट्स को भी कॉन्टामिनेट कर देते हैं कई बार। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो उस वेजिटेबल्स में कुछ हो सकता है तो बाहर की तरफ। तो हमें पहले से ही बताया गया है कि हमें पहले मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए और फिर उनको खाना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं उचेरिया बैंक्रॉफ्टी और उचेरिया मलाई के बारे में। तो उचेरिया है डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टी और डब्ल्यू मलाई। तो उचेरिया है डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टी और डब्ल्यू मलाई। आपको ऐसे ऐसे बार बार करके इसको याद करना है। तो द फाइलेरियल वर्म्स, तो ये क्या होता है ना, ये फाइलेरियल वर्म होता है। कौन, ये दोनों फाइलेरियल वर्म्स होते हैं। कॉज स्लोली बाय डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। तो ये जो दो मतलब ब्रैंक्रोप्टी है और मलाई है उचेरिया स्पीसीज के, उचेरिया ब्रैंक्रोप्टी या उचेरिया मलाई। तो वो क्या होता है ना, जब बॉडी के अंदर बहुत देर तक मेनी ईयर्स तक रहते हैं तो वो क्या करता है ना, हमारी जो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को है वो इन्फ्लामेट कर देते हैं। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स ऑफ द डिजीजेस एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटेसिस। तो जो लोअर लिम्स है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स जो है, लोअर लिम्स जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो ज़्यादातर उसी को अफेक्ट करते हैं और उनको मतलब फुला देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, जिसको हम एलिफेंटेसिस और फाइलेरिसिस कहते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑफन अफेक्टेड। तो जेनिटल ऑर्गन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑफन अफेक्टेड होता है। यहाँ पर अफेक्टेड होता है ये जो मतलब जिसको भी होता है, ये जब ऐसे ही अफेक्टेड होता है तो जो आदमी है वो स्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल हो जाता है मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। द जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। तो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज जो लिखा है मतलब वो स्टेराइल हो जाता है और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। जो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स है उससे ही वो ट्रांसमिट होता है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे हेल्दी पर्सन तक। तो आगे चलते हैं। Many fungi belonging to genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworm। एक और बार इसे पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर ये जो डिजीज वो फंगाई कॉज करता है। प्रोटोजोआन्स हमारा गया, वो हेलमिंथिस वाला गया, अब ये आ गया, हाँ बैक्टीरियल वाला गया, अब ये आ गया। इसमें क्या होता है ना, एक फंगाल डिजीज है और इसमें क्या होता है ना, जो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटन जो होता है यहाँ पर, वो दोनों डिजीज रिस्पॉन्सिबल करते हैं रिंगवर्म में। तो रिंगवर्म में मोस्ट कॉमन डिजीज होता है मैन में अपीयरेंस ऑफ। इसमें क्या होता है सिम्टम्स होता है अपीयरेंस ऑफ ड्राई एंड स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्काल्प आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो यहाँ पर देखो तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ड्राई स्किन एंड लेशंस, तो यहाँ पर वैसे ही हो जाता है स्किन के वेरियस पार्ट में। यहाँ पर जो दिखा गया है
वहाँ पर ही रिंग वर्म डिजीज जब कॉज कर देता है, रिंग वर्म रेसेस और रिंग वर्म जो डिजीज है, तो ऐसे ही वो डिजीज कॉज करता है ड्राई स्किन लेशंस, ऐसा ही हो जाता है। तो दीज लेशंस आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, तो इचिंग होता है, एंड हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगाई टू ग्रो। सो जहाँ पर ज़्यादा हीट और मॉइस्चर होता है वहीं पर रिंग वर्म डिजीज देखने मिलता है, क्योंकि वो जो फंगाई कॉज करते हैं वो ज़्यादा हीट और मॉइस्चर के एरिया में ग्रो करते हैं, which make them thrive in screen folds such as those in groin region में between the toes जिसमें होती है। ringworms are generally acquired from soil, तो soil में आता है, और using towels, cloths और even combs of the infected individual। अगर हम उसके towel, cloths या combs को यूज़ करते हैं infected person में, तो भी हमें ये डिजीज़ होने की चांसेस रहती है। तो अब हम ये वाला कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ी बहुत है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। मेजर ऑफ पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, consumption of clean drinking water, food, vegetables, fruits, etc. Public hygiene includes proper disposal of waste and excreta। सो प्रॉपर डिस्पोजल हम करेंगे वेस्ट और एक्सक्रेटा का। पीरियडिक लर्निंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वर्स, तो हम मतलब पीरियडिकली मतलब कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद, कुछ दिन के बाद हम क्लीन करेंगे और डिसइंफेक्ट करेंगे वाटर रिजर्वर्स का, पूल्स, सेसपूल्स एंड टैंक्स, and observing standard practices of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted to the food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis. In cases of airborne diseases such as pneumonia and common cold, in addition to the above clause, यहाँ पर लिखा है, दिखाता हूँ। Above clause, contact with the infected persons or their belongings should be avoided. फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फाइलरिसिस, तो मलेरिया एंड फाइलरिसिस होता है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू इनसाइड वेक्टर्स। किस इनसाइड वेक्टर्स से? द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर्स इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स, द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। दिस कैन बी अचीव्ड बाय avoiding stagnation of water. This can be achieved by avoiding stagnation of water in around the residential areas, regular cleaning of household coolers, use of mosquitoes nets, introducing fishes like gambusia in the pond that feed on mosquito larva। सो हम क्या कर गए ना, जो एक फिश होता है जिसका नाम होता है गाम्बूसिया, और उनको हम अगर हम पॉन्ड में छोड़ देते हैं तो पॉन्ड में जो मॉस्किटो की लार्वा है वो उसको खा लेती है, क्योंकि गाम्बूसिया मॉस्किटो का लार्वा पे ही फीड करता है। तो हम करेंगे स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं। डीचेस में जो मतलब जो गड्ढे होते हैं उसमें हम पुराने गड्ढे होते हैं, गंदे गड्ढे होते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। ड्रेनेज एरिया एंड स्वाम्प्स एक्सेट्रा। इन एडिशन टू डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वेयर मेस, तो आपको करना चाहिए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। विंडोज़ और डोर्स है उसमें जो वेयर मेस मिलते हैं जाल की तरह, उसको हम लगा सकते हैं अपने विंडोज़ या अपने डोर्स में, ताकि मॉस्किटो हमारे घर में ना आए। सो द मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस व्हिच एडिस मॉस्किटो like dengue and chikungunya in many parts of the India। सो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है जो एडिस मस्क्यूटो मतलब कॉज करता है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस लाइक क्या होता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया। Advancements made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases। सो बायोलॉजी की वजह से हम अभी क्या कर पा रहे हैं ना, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस है उससे एफिशिएंटली हम डील कर पा रहे हैं। द यूज ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव enabled us to completely eradicate a deadly diseases सच एज स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स पहले जो डेडली डिजीज था, बायोलॉजी की वजह से हम इफेक्टिवली डील कर पा रहे हैं इन डिजीजेस से, और इम्यूनाइजेशन की मदद से हम उस डिजीज को इस वक्त में कम्प्लीटली इराडिकेट कर पाए हैं। A large number of infectious diseases such as polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have also been controlled to a large extent by use of vaccines। So polio, diphtheria, pneumonia, tetanus यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार, थोड़ा गलती हो गया। पोलियो, निमोनिया, टिटानस, डिप्थेरिया आर controlled to a large extent by the use of vaccines।
Biotechnology is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us effectively to treat infectious diseases.